हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब ये जो पढ़ाया जा रहा था, ये आज का जो टॉपिक है, ये तो हम वादा करते हैं कि ये 2 से 3 मार्क्स आप लोगों को 100% दिला कर ही दम लेगा, ये बिल्कुल पक्का है। अब ये मानिए, आज का टॉपिक चूंकि ये परावर्तन से जो रिलेटेड थे वो ज्यादातर हाई स्कूल स्तर पर आते जाते रहते हैं। आज है हमारी टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो बहुत मेन है। अगर जो बच्चे एक बार कहीं पढ़ चुके हैं, कहीं देख चुके हैं, तो एक बार पुनः इसको पढ़िए, कुछ ना कुछ फायदा। अगर एक बुक को 1000 बार पढ़ा जाए तो हर बार एक ना एक नई चीज अवश्य मिलेगी। जो बच्चे किसी चीज को एक बार या 2 बार ही पढ़कर पर्याप्त मानते हैं, वही जिंदगी में आगे चलकर धोखा खाते हैं। और क्योंकि ये जिंदगी इतना जबरदस्त कंपटीशन है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, सुने ही है गाना। क्योंकि इसमें अगर हर बार जितने बार पढ़ेंगे एक ना एक चीज नया मिलेगा। अगर टाइम है तो उसका फायदा उठाइए। जब तक कहीं कोई कमी रहेगी तब तक मंजिल मिल ही नहीं सकती है, बिल्कुल पक्का है। तो अब यह है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश परावर्तन नहीं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए बहुत आसान है, इसका एक फिगर हम बना देते हैं। अगर ये पहले बता दे रहे हैं कि अगर 3 नंबर में आता है, इसमें कुछ ऐड करके तो फिगर जरूर बनाएंगे, और 1 नंबर या 2 नंबर में है तो फिगर कोई जरूरत नहीं है बनाने की। अब हम मान लेते हैं कि ये भारत और पाकिस्तान का मान लीजिए ये बॉर्डर है, जिसे क्या कहते हैं, एलओसी। हाँ, जिसे एलओसी कहते हैं। मान लीजिए भारत पाकिस्तान का ये बॉर्डर है। अब ये प्रकाश, ये हम मान लेते हैं ये प्रकाश ऐसे आया और इस पॉइंट पर प्रकाश, ये हमारा जो प्रकाश आया है इस पॉइंट पर टकराया। इसे हम समझते ही हैं, क्या कहते हैं, इसे आपतित किरण कहते हैं। तो ये प्रकाश यहां पर टकराया, आपतित किरण। अब जहां पर ये टकराया है वही उसी जगह से एक नॉर्मल खींच दीजिए, अभिलंब खींच दीजिए, ये अभिलंब खींच दीजिए, यहां पर नॉर्मल खींच दीजिए। तो ये हमारा क्या है, समझते ही है, ये अभिलंब है। ये हमारा क्या है, अभिलंब है। अब कहने का मतलब अभिलंब से आपतित किरण के बीच बना कोण, ये आपतन कोण आई कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, हम इसको मान लीजिए ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, तो इसे हम माध्यम 1 कहते हैं। ये माध्यम 1 है, इसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं n1 है। और ये नीचे, इसे हम माध्यम 2 कहते हैं। ये हमारा माध्यम 2 है और इसका अपवर्तनांक हम क्या मान लेते हैं, n2 है। ये भी मानिए हम मान लेते हैं कि ये जो माध्यम है ये सघन है और ये माध्यम विरल है। तो हम ये मान लेते हैं ये विरल है, मतलब जिसे हम गांव की भाषा में बीरर कहते हैं, ये विरल है। और ये क्या है, सघन है। अब देखिए प्रकाश, ध्यान दीजिए, प्रकाश यहां से आया, इस पॉइंट पर टकराया। अगर ये पारदर्शी माध्यम है तो इसका कुछ भाग परावर्तित होगा और अधिकांश भाग अपवर्तित होगा। तो ये अपवर्तित किरण सपोज कीजिए ऐसे चली गई, तो ये अपवर्तित किरण ये है, ये क्या है, अपवर्तित किरण है। अब देखिए, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आर्क से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए, अब इसमें कुछ नहीं रखा है। पहली चीज तो जानिए
कि ये प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। सीधी बात है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, हो सके तो जरूर कह दीजिए कि जब पारदर्शी माध्यम होगा तभी इधर से उधर जाएगा, वरना ये जा ही नहीं पाएगा। तो खुद ही समझिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका जो कहावत है कि चाल ढंग जो ऑटोमेटिक, समझिए कि आप इंडिया में हैं और कहीं पाकिस्तान में घुस जाए तो तुम्हारा जो चाल है, ढंग है, स्पीड, वेग, सब क्या हो जाएंगे, हाव भाव, चेहरा, सब आपस में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यही घटना क्या है, खुद ही समझते हैं। एक गांव से दूसरे गांव में ही कहीं पहुंच जाए, एक राज्य से दूसरे राज्य में ही पहुंच जाए तो क्या होता है, जो चेहरे का हाव भाव होता है, चाल ढंग होता है, वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इसी घटना को तो हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर, जब प्रकाश किसी पार, हाँ ये कहा जाए, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। खुद समझिए यार, सीधी बात, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह शब्द कहा गया ज्यादा बवाल से बचने के लिए, बाकी ये जानिए अपने मार्ग से विचलित होने का मतलब क्या, खुद ही समझिए कि वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। होगा ही क्यों ना, क्योंकि उसका चाल, मार्ग से विचलित होने का मतलब यहाँ बहुत कुछ बदल जाता है। उसका चाल बदल जाता है, उसका वेग, दिशा बदल जाती है, उसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। तो इसका मतलब उसका सारे जो उसके क्वालिटी थे वो सब कुछ ना कुछ चेंज हो जाते हैं। तो हम यही कहेंगे, इसकी परिभाषा अगर कहा जाए सीधा यही कहेंगे, जब प्रकाश एक पारदर्शी, अरे यार खुद ही समझिए, पारदर्शी नहीं होगा तो वो कहां इधर से उधर जाएगा, जाएगा ही नहीं। सब बॉर्डर पर फेंसिंग लगा होगा, तार लगा होगा, सब राइफल लिए खड़े होंगे तो जाएगा ही नहीं, वापस चला जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश, मतलब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या, चाल ढंग, सब कुछ, हाव भाव बदल जाता है। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित, मतलब सीधा आसान शब्द में विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को विचलित हो जाता है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सीधा कोई पूछे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो जब कोई व्यक्ति, बस तो प्रकाश एक माध्यम से, एक देश से, एक राज्य से, एक गांव से दूसरे देश, राज्य, गांव में जाता है तो उसका चाल ढंग, हाव भाव सब बदल जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इनके नियम की बात कर ली जाए तो नियम देख लीजिए, नियम क्या है, इनके दो प्रमुख नियम हैं परावर्तन जैसा। इनके दो प्रमुख नियम है, डैश मार दीजिए, बात अभी बाकी है। दो प्रमुख नियम है, ओ हाँ, इनके दो प्रमुख नियम है, बिल्कुल सही है। अब देखिए फर्स्ट नियम क्या है यार, खुद ही समझिए। पहला नियम क्या है,
तुम ही बताओ, इंडिया से पाकिस्तान चले गए, मान लीजिए बॉर्डर क्रॉस करके, तो क्या वहां क्या कहते हैं, इंद्रलोक पहुंच गए या पाताल लोक पहुंच गए? अरे यार, लोक मृत्यु लोक में ही तो है। चाहे इंडिया में रहो चाहे पाकिस्तान में रहो, है पृथ्वी पर ही तो कहने का मतलब वही बात कहा जाता है कि ये पहला नियम क्या कहता है, भाई चाहे इंडिया रहो चाहे पाकिस्तान रहो चाहे जहां रहो, है तो सब पृथ्वी पर ही। तो कहने का मतलब ये देखो, ये आने वाली, नाम देख रहे हैं, आने वाली तथा बॉर्डर पर खींचा गया अभिलंब, और ये दूसरे माध्यम में जाने वाली, ये सब एक ही मृत्यु लोक में ही होती है। अगर सीधा कहा जाए, पहला नियम क्या है कि आने वाली जाने वाली, ये जितना है, जितनी कुछ घटनाएं हो रही है, ये सब एक ही लोक अर्थात मृत्यु लोक में ही है। तो यहां पर सिंपल में कहा जाए, ये देखे आने वाली का नाम क्या है, आपतित क्रय, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित क्रय, तीनों मृत्यु लोक में ही होते हैं। तो यहां कहेंगे तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम क्या है, आपतित, आपतित क्रय, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब और कौन, अपवर्तित क्रय, अपवर्तित, अपवर्तित क्रय, तीनों मृत्यु लोक में ही होते हैं। अपवर्तित तीनों कहा होते हैं, तीनों एक ही तल, एक ही तल में होते हैं। ये क्या नया बता दिया गया, यही तो परावर्तन का भी नियम था पहला। अब दूसरा नियम देख लीजिए। दूसरा नियम बेहद आसान, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरे नियम को स्नेल का भी नियम कहते हैं। दूसरा नियम क्या है, देखिए यहां पर दूसरा नियम ठीक कर लिया जाए, साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर बराबर ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। देखो तो दूसरा नियम यहां से देख सकते हैं, भाई आई क्या है, आपतन कोण है, आर क्या है, अपवर्तन कोण है। दोनों के साथ क्षय त्रिकोणमितीय अनुपात में एक लगा है साइन, साइन को हिंदी में ज्या भी कहते हैं। तो देखेंगे भाई, यही देखकर हम कह सकते हैं आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, का अनुपात फिक्स्ड होता है, कभी बदलता नहीं है। तो सेकंड अगर नियम कहा जाए तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात फिक्स्ड रहता है, कभी बदलता नहीं है। तो दूसरा क्या है, आपतन, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, और अपवर्तन, अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन का अनुपात, का अनुपात सदैव नियत रहता है, मतलब फिक्स्ड नियत रहता है। समझ गए होंगे, सदैव नियत रहता है, यही है इसका सेकंड लॉ। अर्थात, अर्थात देखिए साइन आई अपान साइन आर इक्वल क्या होगा, कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हल्का सा ध्यान दे दीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो नियतांक कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, ये अपवर्तनांक के बराबर होता है, 1n2 के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है,
1n2। इसका मतलब क्या हुआ? 1n2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये 1n2 के बराबर होता है। और एक चीज जानिए कि 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये इक्वल होता है दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अपान पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो ये बराबर ये कह सकते हैं। अब कुछ चीजें और हल्की सी देख लीजिए जो बहुत मेन पॉइंट के हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गए तो हम अपवर्तनांक में संबंध हमने निकाल लिया है n2 अपान n1। अब हम पहले खुद ही सोचिए, विचार बनता है मन में कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गए तो अपवर्तनांक बदल गया, वो तो संबंध हमने पता कर लिया, मगर वेग भी बदल जाता है तो वेग में क्या संबंध होगा? तरंग दैर्घ्य भी बदल जाती है, उसमें क्या संबंध होगा? तो हल्का सा देखिए, क्लास 11th में एक हम लोग एक प्रूव किए थे, तरंग में v इक्वल एन लैम्डा। ये हम लोग तरंग जो चैप्टर था फिजिक्स सेकंड क्लास 11th में, ये हमने तरंग के लिए, ये तरंग का वेग था, ये तरंग की वहां ये अपवर्तनांक नहीं था, ये तरंग की आवृत्ति थी और ये लैम्डा तरंग की तरंग दैर्घ्य थी। तो वहां से याद रखने का अगर तरीका देखा जाए तो यहां से देख सकते हैं कि अगर इसी को, अगर हम ये एक याद रखने का तरीका कि भटक न जाए, वहां पर हम n को आवृत्ति मानते थे, आज तुम्हें जरूरत फंसी है कि अपवर्तनांक और तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध है, तो n को अपवर्तनांक ही मान लीजिए और ये नियम को फॉलो करेगा। तो देखिए v अपान लैम्डा को इधर ले आइए तो v अपान लैम्डा बराबर n हो गया। अब देखिए, वहां जो आवृत्ति थी उसे हमने अपवर्तनांक मान लिया, जिनकी एक बात जानिए भाई, रामचरितमानस में लिखा है जय विध हो है नाथ हित मोरा। यार कहने का मतलब, कोई पूछे कि आगरा कहाँ है, अब तुम्हें ताजमहल में टिक लगा देना है, ये नहीं पता करना यार हम तो आगरा गए ही नहीं, हम तो कभी ताजमहल देखे ही नहीं है। चाहे अब तुमसे इससे कोई लेना देना नहीं, पूछता है ताजमहल कहाँ है तो आगरा खोजो, और पूछता है आगरा कहाँ है तो ताजमहल खोजो, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ये नहीं बैठे पता करना यार हम तो गए ही नहीं, इससे क्या फायदा है। तो देखिए यहाँ पर, ये अगर अपवर्तनांक मान लेते हैं तो देखो अपवर्तनांक ऊपर है तो तरंग दैर्घ्य कहाँ है? नीचे है। इसका मतलब तरंग दैर्घ्य और अपवर्तनांक एक दूसरे के उल्टा होते हैं। यहीं से देखिए, अपवर्तनांक ऊपर है तो तरंग दैर्घ्य कहाँ है? नीचे है। तो अगर ये उल्टा होते हैं तो पहले माध्यम में हम मान लेते हैं तरंग दैर्घ्य लैम्डा 1 है और दूसरे माध्यम में तरंग दैर्घ्य लैम्डा 2 है। तो यहां पर जब अपवर्तनांक ऊपर 2 है तो ऊपर तरंग दैर्घ्य क्या होगा? 1, क्योंकि एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 हो जाएगा। यहीं से हमने बात समझ लिया, यहीं से, क्योंकि यहां पर बस वही जय विध हो नाथ हित मोरा लगा दीजिए। अब बात ये आई, ठीक है, अब पहले माध्यम में वेग मान लीजिए v1 है और दूसरे माध्यम में वेग क्या है? v2 है। हमारी इच्छा कहती है कि हमने अपवर्तनांक में संबंध देख लिया, तरंग दैर्घ्य में संबंध देख लिया, अभी वेग बदल जाते हैं तो वेग में हमने रिश्तेदारी नहीं देखा, तो वेग की अगर रिश्तेदारी देखना है तो वो भी देख लीजिए। क्या टेंशन है? हमें लगता है कोई टेंशन नहीं है। ध्यान दीजिए, सीधा वेग में अगर संबंध देखना है, कुछ नहीं कहना, यही को देखो, यही तो काम हमारा बना रहा है। जब तुम्हें तरंग दैर्घ्य पता हो गया है संबंध, तो इस फार्मूले को देखिए, इस फार्मूले को, वेग और तरंग दैर्घ्य अगर हम इसे फिक्स्ड कर दें तो वेग अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, ओ ये किसके होता है? तरंग दैर्घ्य के। ये किसके होता है? तरंग दैर्घ्य के। वहीं से देखिए, यही एक फार्मूला जहां से हम काम बना रहे हैं, ये बहुत अच्छा है ट्रिक। तो कहने का मतलब, जब अनुक्रमानुपाती है तो देखिए, जब चूंकि दोनों साथ जिएंगे साथ मरेंगे, वेग और तरंग दैर्घ्य समानुपाती का अर्थ क्या होता है? यही होता है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। और
व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हम बता ही चुके हैं, क्या होता है, एक कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, एक दूसरे के अपोजिट, एक राजा होगा तो दूसरा भिखारी होगा। तो यहां पर देखिए λ1 अपान λ2, तो ये अनुक्रमानुपाती है, तो ये इक्वल क्या हो जाएगा, b1 अपान b2 हो जाएगा, क्योंकि साथ रहेंगे। तो ये बस यही ध्यान रखना है, ये हमें यहीं पर डायरेक्ट ही पुट कर देना है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। तो अगर आता है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो बच्चों बस इतना ही तुम्हें लिखना है। हो सकेगा तो ये आगे लगा दीजिएगा, अगर नहीं हो सकता है तो ये भी यहीं तक रहने दीजिएगा। तो यहां तो इच्छा हो और ये भी लिख दीजिए कि 1n2 क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये प्रकाश के अपवर्तन आता है तो तुम्हें यहीं तक लिख के हट जाना है। हाँ, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, इसके बारे में अच्छी चीजें और बताएंगे, लेकिन अगर अपवर्तन लिखने को आता है तो इससे आगे जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। फर्जी में बैठे अगर दिन रात किसी दीवार को धक्का दो तो क्या उससे दीवार नहीं गिरेगी? हाँ, तुम थक जाओगे, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान के सिवाय तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।